डियर स्टूडेंट, अभी तक हम प्रोजेक्ट प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे थे। अब उसी में आगे प्रोजेक्ट फिजिबिलिटी, प्रोजेक्ट संभाव्यता के बारे में हम पढ़ते हैं कि परियोजना संभाव्यता क्या होती है। परियोजना संभाव्यता का अर्थ एवं उद्देश्य। परियोजना संभाव्यता अध्ययन परियोजना के विचार एवं इस विचार की पुष्टि के लिए पूर्वानुमानित किए गए समस्त तथ्यों की तेजाब जांच है। तेजाब जांच से मतलब होता है कि आप इस तरीके से जांच करें कि वो फिजिबल है, पर कोई भी परियोजना फिजिबल है या नहीं है, उसके लिए पहले से ही हम समस्त तथ्यों का अध्ययन कर लें, उसकी जांच कर लें कि वो संभवतः मतलब परियोजना को लागू किया जाना है, हो सकता है या नहीं हो सकता, वो लाभदायक है या नहीं है। इस आधार पर हम परियोजना का चयन करते हैं और निर्णय लेते हैं। परियोजना संभाव्यता अध्ययन का उद्देश्य गलत, अनुपयोगी व अनार्थिक कमजोर परियोजना प्रस्तावों को अस्वीकार करने तथा सही, उपयोगी, आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ परियोजना प्रस्तावों की सिफारिश करना है। परियोजना संभाव्यता अध्ययन में तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय, वाणिज्यिक एवं अन्य आवश्यक पहलुओं की तेजाब जांच के अतिरिक्त ऐसा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना भी शामिल है जो अस्वीकार और स्वीकार की जाने योग्य परियोजना का निर्णय लेने हेतु मुख्य आधार की भूमिका निभाने की क्षमता रखता है। परियोजना संभाव्यता अध्ययन के मुख्य आयाम। हम किस आधार पर उसका अध्ययन करते हैं कि संभाव्यता फिजिबिलिटी है या नहीं है। पहला, बाजार मांग पूर्ति संभाव्यता अध्ययन, कि बाजार में उस वस्तु का, जिस वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं, जिस वस्तु के लिए हम कोई भी उत्पादन करें या फिर हम कोई सामाजिक सुरक्षा से संबंधित या सामाजिक लाभ हेतु हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे नहर परियोजना है तो वो सामाजिक लाभ पहुंचा रही है, वहाँ पर उत्पादन में वृद्धि करेगी, लोगों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के संसाधन उपलब्ध होंगे, तो वो मांग और पूर्ति के आधार पर अध्ययन किया जाता है कि वह कितनी संभाव्यता उसकी है। तकनीकी संभाव्यता का अध्ययन, तकनीकी संभाव्यता का अध्ययन इस तरीके से किया जाता है कि जिस परियोजना को हम लागू कर रहे हैं उसमें तकनीकी हमको प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, नई तकनीकी की का लाभ हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका हम पूरा अध्ययन करते हैं। वाणिज्यिक संभाव्यता का अध्ययन, वाणिज्यिक संभाव्यता का मतलब है लाभ हानि से है कि हम जो भी परियोजना का चयन कर रहे हैं उसे कितना आर्थिक लाभ हो रहा है, कितनी लागत आ रही है और कितना हमको लाभ प्राप्त हो रहा है। वित्तीय संभाव्यता का अध्ययन, कि जितनी भी पूंजी का विनियोग किया जा रहा है उसकी प्रत्याय की दर क्या होगी, उससे लोगों को, जो हम विनियोग कर रहे हैं उसे लाभ हो रहा है विनियोक्ता को या नहीं हो रहा है, इसका अध्ययन पूर्व में किया जाता है। सामाजिक एवं वैधानिक संभाव्यता का अध्ययन, सामाजिक का मतलब होता है कि समाज को लाभ होना चाहिए, जैसे रोजगार के संसाधनों में विकास हो, रोजगार अर्जन हो लोगों को, इसके साथ ही साथ वहाँ पर पुल, सड़क, चिकित्सा केंद्र, शिक्षण संस्थाएं, बाजार, मंडी, इनका भी विकास हो, तभी लोगों को वहाँ के जीवन स्तर में विकास होगा, तभी लोगों का भी सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। प्रबंध की और वैधानिक संभाव्यता, कि वैधानिक तौर पर भी उसकी संभाव्यता होनी चाहिए, मतलब जो सरकार के द्वारा नीति निर्धारित की गई है, नियम कानून बनाए गए हैं, उसमें भी वो परियोजना संभव हो सके। प्रबंधकीय एवं संगठनीय संभाव्यता, क्योंकि कोई भी परियोजना के अंतर्गत प्रबंधकीय और संगठन की आवश्यकता होती है, उसकी संभाव्यता पर भी ध्यान दिया जाता है। अब आता है परियोजना प्रतिवेदन।
जब भी परियोजना संभाव्यता की बात की जाती है तो उससे आशय है कि प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा। परियोजना के विस्तृत प्रतिवेदन का आशय एक ऐसे मास्टर प्रतिवेदन से है जो विभिन्न पहलुओं की संकलित सूचनाओं का विश्वसनीय दस्तावेज होता है और उसी के आधार पर परियोजना की स्वीकृति व अस्वीकृति निर्भर करती है। परियोजना के विस्तृत प्रतिवेदन में निम्न सूचनाएं सम्मिलित होती हैं। पहला, परियोजना का परिचय। पूरा परिचय उसके अंतर्गत दिया जाता है। परियोजना का परिचय उसमें दिया जाता है कि परियोजना का क्या अर्थ है, कैसे लागू की जाएगी। परियोजना का विस्तृत विवरण होता है कि कितने समय में पूरी की जाएगी, उसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है और क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाएगा। परियोजना का इसके अंतर्गत प्रवर्तक व पंजीकृत कार्यालय। परियोजना के विस्तृत विवरण में कि उसका पंजीकृत कार्यालय क्या है, परियोजना के लिए उत्तरदायी प्रबंधक व अन्य अधिकारी कौन कौन से हैं, परियोजना का कार्यस्थल क्या है, कहाँ पर है, परियोजना के उद्देश्य क्या हैं, परियोजना हेतु स्थायी संपत्तियों का ब्यौरा कि वहाँ की स्थायी संपत्तियाँ क्या हैं, कहाँ उन्होंने ऑफिस बनाया है, कहाँ से क्या शुरू किया जाएगा, परियोजना की वित्तीय व्यवस्था, शेयर जो पूंजी संरचना है कि कितनी शेयर पूंजी होंगी, कितनी प्रेफरेंस होंगी, क्या डिबेंचर्स होंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स क्या होंगे, वो सभी चीज़ें इसके अंतर्गत दी जाती हैं। परियोजना के जीवन काल की प्रत्येक वर्ष के लिए प्रक्षेपित आय विवरण का भी ब्यौरा इसके अंतर्गत दिया जाता है। इसके बाद आता है कि परियोजना की क्रियाशीलता व लाभदायकता के निम्न माप होते हैं: ऋण क्षमता अनुपात, ब्याज अंतराल अनुपात, स्थिर वित्तीय लागतों का अंतराल अनुपात, विनियोग पर प्रत्याय, स्थायी संपत्तियों का आवर्त अनुपात, कार्यशील पूंजी, परिचालन क्रियाओं से रोकड़ अर्जन और परियोजना का शुद्ध वर्तमान मूल्य। इसके आधार पर हम क्रियाशीलता और लाभदायकता की माप कर सकते हैं। इसके बाद आता है परियोजना की तकनीकी सूचनाएं, जिसमें प्रतिस्थापन क्षमता क्या है, कच्ची सामग्री उपयोगिता व स्पेयर्स की खपत की मात्रा क्या होगी, ऊर्जा की खपत में क्या हैगा, विद्युत, कोयला और इसके अलावा गैस, अन्य ईंधन आते हैं, क्षय अवशिष्ट एवं उनका निपटारा कैसे किया जाता है। प्रबंधकीय प्रवीणता भी आती है कि प्रबंध की प्रवीणता क्या होगी, प्रबंध किस प्रकार से कार्य करके उसमें अधिक से अधिक लाभ कमा सकता है। इसके बाद तीसरा बिंदु है परियोजना में जोखिम एवं अनिश्चितता एवं उनका प्रबंधन। परियोजना में जोखिम कितनी है, कहाँ पर कितनी अनिश्चितता है और उसका प्रबंधन कैसे किया जाएगा, जिसमें बीमा आता है। यदि जोखिम है तो उसका बीमा भी किया जाता है। सरकार अथवा अन्य द्वारा हानि की क्षतिपूर्ति की गारंटी, सरकार कितनी क्षतिपूर्ति की गारंटी ले रही है। जोखिम एवं अनिश्चितता हेतु आकस्मिक संचय की कुछ रिजर्व रखते हैं जिसके द्वारा कि उस जोखिम को का समाधान किया जा सके। इसके बाद आता है बाह्य एजेंसी द्वारा परियोजना मूल्यांकन, क्योंकि यदि कोई भी परियोजना का मूल्यांकन या अंकेक्षण केवल कार्यालय द्वारा किया जाता है तो उसमें गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। इसलिए बाह्य एजेंसियां जो होती हैं, जो दूर की एजेंसियां हैं, उनके द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। जैसे सरकारी एजेंसियां हैं, जो सरकारी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो उनके द्वारा ऑडिटिंग की जाती है, जिससे यदि कोई कमियां हैं, कोई गड़बड़ी हो रही है, उसका पता लगाया जा सकता है। निष्कर्ष, परियोजना प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले उपयुक्त बिंदुओं के संबंध से में पृथक पृथक विस्तृत अनुसूचियां तैयार कर उन्हें परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाता है। इसके जितने भी मैंने आपको ऊपर बिंदु पढ़ाए हैं, उनके अलग अलग अनुसूचियाँ तैयार की जाती हैं
और वो सभी की सभी परियोजना प्रतिवेदन के साथ संलग्न की जाती हैं, जिससे कि एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार होता है और उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के पश्चात यह निर्णय लिया जाता है कि किसी भी परियोजना का प्रारंभ करना है या नहीं करना है, वो फिजिबल है या नहीं है। धन्यवाद।